So hello everyone and welcome back to our channel UGC NET Examate, and if you are new over here I welcome you on our channel. So yesterday I came across a news जो कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि that they are putting a stay on NRF ranking 2025. And I thought to share with you people because it is important for everyone those who are interested in academia. तो आइए इस सेशन में देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में हमारे लिए, और क्या है ये एनआरएफ रैंकिंग, क्यों मद्रास हाई कोर्ट इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, क्यों मद्रास हाई कोर्ट इज आस्किंग टू पुट अ स्टे ऑन दिस रैंकिंग, क्योंकि ये रैंकिंग के बेसिस पे एस्पिरेंट और प्रिपरेशन के दौरान कई सारे टीचर्स भी मतलब रिलाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या करके इस न्यूज के अंदर। तो अगर आप देखेंगे इस न्यूज में तो एक मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच है जो कि मदुरई बेंच है, जो बेसिकली आपको मदुरई रीजन जो है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो ये बेंच देखती है, जिसको कि हेड कर रही है, मैं यहां लिख भी देता हूं, जस्टिस जे निशा बानो, और एक और है एस श्रीमैथी। तो इन दोनों ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और एनबीए जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, दोनों को अभी बोला है कि जो एनआरएफ रैंकिंग है 2025 की उसको रिलीज नहीं करने के लिए। अब क्या रीजन है इसके लिए? तो एक पर्सन है, पिटिशनर है, उनका नाम है सी चेलामुथु, जिन्होंने कहा है अपने पिटिशन में कि जो एनआरएफ की रैंकिंग है इस मिसलीडिंग। तो ये जो रैंकिंग है ये उनके हिसाब से मिसलीडिंग है। अब इस न्यूज को पहले समझने से पहले आइए देखते हैं कि ये एनबीए है क्या, एनआरएफ रैंकिंग होती क्या है, क्या पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग आती है, ताकि हम इस न्यूज को और अच्छे से समझ पाए। तो मैं यहां लिखता भी जाऊंगा कि जो एनबीए है, जैसा मैंने अभी कहा कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, जिसका होल एंड सोल पर्पस ये है कि आपको बताए क्वालिटी एंड रिलेवेंस इन टेक्निकल एजुकेशन। और बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये एक्रेडिट करते हैं, या मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये उनको अप्रूवल देते हैं। अब प्रोग्राम्स कैसे हो सकते हैं? जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम, उनको ये अप्रूवल देते हैं। फार्मेसी से रिलेटेड, एमसीए से रिलेटेड रहते हैं, और या तो फिर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये एनबीए हमने समझ लिया। आइए समझते हैं कि एनआरएफ रैंकिंग क्या है। तो एनआरएफ को हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। अब ये बहुत सिंपल टर्म्स में समझें तो ये बेसिकली बताती है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या बेटर क्वालिटी एजुकेशन या रिसर्च अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एकेडमिया के अंदर। तो आइए एक एक करके इसको भी समझते हैं। अब ये देखिए, ये एनआरएफ रैंकिंग जो है इंडिया की 2024 की ऑलरेडी रिलीज है। अगर आप इनके साइट पे जाएंगे, एनआरएफ के साइट पे जाएंगे, एक सेकेंड, इनके साइट पे जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, तो आपको 16 कैटेगरीज में बेसिकली आप रैंकिंग देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज की, फ्रॉम ओवरऑल टू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। अब जैसे आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं, आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहां पे जाइए, आप रीजन वाइज भी देख सकते हैं वहां पे कि आपके कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक में आ रहे हैं और ओवरऑल पैन इंडिया में कौन से आ रहे हैं। तो आइए लेट्स मूव फर्दर। हाँ, अब एनआरएफ पैरामीटर, बेसिकली ये 5 पैरामीटर होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। और जो एनआरएफ रैंकिंग होती है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की, वो वैलिड होती है, वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। बट जो इनसे डेटा मांगा जाता है, अब आपसे डेटा तो मांगा जाएगा, उसी बेसिस पे हम पैरामीटर को जज करेंगे। तो जो डेटा मांगा जाता है वो लास्ट 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स डेटा आपको, एक सेकेंड, आपको जो डेटा है वो लास्ट 3 ईयर्स का मांगा जाता है, लास्ट 3 ईयर्स डेटा आज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और वैलिड कब तक होता है? वैलिड होता है 1 ईयर ओनली। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, आइए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला जो पैरामीटर है इसमें टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज की बात की गई है। अब ये क्या है? इसमें बेसिकली आप देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, इंक्लूडिंग पीएचडी स्कॉलर्स। अब इसमें टीचर और स्टूडेंट रेशियो भी देखा जाता है, परमानेंट टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो भी देखा जाता है कि पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें देखा जाता है कि आपको जो फंड्स हैं बेसिकली उसका रिसोर्स क्या है, फंड रिसोर्स क्या है, और एलोकेशन आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली इसमें यह पूछा जाता है कि आपका जो पर स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ये मांगते हैं लास्ट 3 ईयर्स का। तो आप समझिए कितना डिटेल में ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और आप जो ओपन एजुकेशन देते हैं, जैसे स्वयं पोर्टल पे आप देते हैं,
तो उसके कोर्सेज को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, सिलेबस कैसे करवा रहे हैं, वो भी पूछा जाता है स्वयं पोर्टल पे बेसिकली। ठीक है, अब ये हर जो आपको जो आपके पैरामीटर्स हैं, इसके अपने इंडिविजुअल 5 सब पैरामीटर्स हैं। जैसे ये एक पैरामीटर है, इसका 1 2 3, तो ये आपके टोटल 5 सब पैरामीटर्स हैं, उनको ही मैंने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया है इस पॉइंट के थ्रू। तो आई ब्रीफली टॉक ओवर हियर, ताकि आपको मैं न्यूज तक भी लेके जाऊं और आप समझ पाएं एक एक चीज बहुत ही डिटेल में। अब ये जो दूसरा है वो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात करता है। अब ये जो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि जो आपने देखा होगा कि कई बार आपके जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल साइटेशन चेक किया जाता है कि ये पेपर सिर्फ लिखे जा रहे हैं, इनका साइटेशन भी है, इनको कहीं पे कंसीडर भी किया जा रहा है, इनके यूजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपको देखा जाता है कि आपके पास पेटेंट्स पेपर भी हैं, पेटेंट आपके पास कितना है एक यूनिवर्सिटी के पास। अब तीसरा जो है वो ग्रेजुएशन आउटकम की बात करता है, जिसमें ये देखा जाता है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और स्कॉलर्स कितने ग्रेजुएट हुए हैं इन अ ईयर आपके फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स आपकी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब चौथा जो है वो बात करता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की। अब इसमें ये देखता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स कितने हैं डिफरेंट स्टेट से एंड कंट्रीज से आपके पास इनरोल्ड। फिर ये वुमेन डाइवर्सिटी की बात करता है, वो भी चेक करता है कि आपके पास वो जो एम्प्लॉय है उसमें वुमेन का रेशियो क्या है। ये अगर आप कोई फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट है उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है, फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है उसके पास आपके पास क्या फैसिलिटी है, जो आपके पास इकोनॉमिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट, इकोनॉमिकली एंड सोशल चैलेंज्ड कैंडिडेट है उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है। अब लास्ट में ये सब तो यूनिवर्सिटी की बात, अब लास्ट पॉइंट में जो आपका 5th पैरामीटर है उसमें ये बेसिकली ये बात करता है कि आपके जो पीयर है मार्केट में वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये सर्वे के थ्रू पता कराता है कि आप कितनी कॉम्पिटेटिव है मार्केट के अंदर, आपके पीयर्स की सर्वे के थ्रू पता चलता है कि आपका परसेप्शन क्या है मार्केट के अंदर। तो आइए, जब हमने सब पैरामीटर समझ लिया है तो अब समझते हैं कि ये न्यूज है क्या बेसिकली। अब इस न्यूज में जो पिटिशनर है वो ये कह रहे हैं कि जो NIRF की रैंकिंग है उसके लिए आपको बेसिकली हर इंस्टीट्यूट को डेटा देना पड़ता है। बट वो ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं, जो इंस्टीट्यूशंस है दे देमसेल्फ आर इनवाइटेड टू फिल द डेटा थ्रू ऑनलाइन मोड। अब ये कह रहे हैं कि जो डेटा मांगा जा रहा है वो इंस्टीट्यूशन को खुद ही कहा जा रहा है कि आप आके ऑनलाइन डेटा फीड कर दीजिए। तो आप सोचिए कि जो इंस्टीट्यूशंस खुद अपना डेटा फीड कर रहा है वो क्या गलत डेटा फीड करेगा कभी भी? और वो डेटा किससे रिलेटेड होता है? जो मैंने हमारे 5 पैरामीटर्स हैं उससे रिलेटेड होता है, जो हमने अभी हमने यहाँ पे पहले में देखा। तो बताइए, कोई यूनिवर्सिटी अपना गलत डेटा देगा आपको? मतलब कोई भी अपना खराब डेटा तो नहीं देना चाहेगा। तो वहां पे मैनिपुलेशन ऑफ डेटा हो रहा है। अब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। जो आपका डेटा है वो मैनिपुलेटेड है, जो हमने न्यूज में स्टार्टिंग में देखा था, वो इसलिए है क्योंकि इन डेटा का ऑडिट नहीं हो रहा है और ना ही कोई कंपैरिजन हो रहा है। अब ऑडिट और अगर कंपैरिजन नहीं होगा ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि कोई डेटा जो आपको दिया गया है वो सही है या गलत है? और उसके बेसिस पे अगर आप रैंक बनाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट तो होगा भी नहीं, ना ही इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, तो ये रैंक भी गलत निकलेगी। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है और इसी बात के लिए उन्होंने पिटीशन फाइल किया है। अब आइए समझते हैं कि क्यों जरूरी है एक सही डेटा हम NIRF को दें ताकि रैंक अच्छा निकले। अब यूजीसी के एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एक बार, और अगर हम बात करें फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेकेंड, हाँ जी हाँ, तो देखिए अगर एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब आप एस्पिरेंट हैं तो आप PhD परस्यू करना चाहते हैं ऑब्वियसली, और आपके बेसिकली 3 क्राइटेरियाज होते हैं। आप चाहते हैं बेस्ट रिसोर्स मिले आपको, ठीक है, ताकि आप PhD में आप एकेडमी राइटिंग अच्छा कर पाएं अपना, आपको रिसोर्सेज डेटाबेस का अच्छा मिले। दूसरा, आप बेस्ट फैकल्टी गाइडेंस चाहते हैं ताकि जिनके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप उनके अंदर अच्छे से सीख पाएं, ग्रो कर पाएं। और तीसरा, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज या बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है आपको मिले। अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब ये इंडिविजुअली तो आप जाके नहीं देख सकते हर एक में, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, NIRF की रैंकिंग देख लेते हैं अपने डोमेन में। जैसे एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, वो अपने रीजन वाइज या पैन इंडिया वाइज जाएगा, वो देखेगा कि ठीक है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो उसमें वो अपना एक एम बनाता है और उसको टारगेट करता है। सब बेस्ट करना चाहते हैं तो वो करता है। अब सोचिए कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है वो उसकी रैंक 100 में आ रही है, टॉप 10 में छोड़िए 100 में आ रही है, और गलत मैनिपुलेशन होने के कारण, डेटा आने के कारण आपको वो टॉप 10 में आ जाए, और कोई स्टूडेंट अगर इसमें इनरोल हो जाए
तो कैसा ही होगा, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा उसके लिए कि जो रिसोर्सेज उसको चाहिए कि अच्छे रिसोर्सेज मिले, उसको बेस्ट फैकल्टी मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा गाइडेंस मिले, और वो इन चीजों को वो नहीं विटनेस कर पाएगा वहां पे, तो उसके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आप हर बार तो पीएचडी के लिए एग्जाम नहीं दे सकते और जाके एनरोल कर सकते, आपका करियर है, आपका एज है, एक लिमिट है। सेम गोज फॉर फैकल्टी ऑल्सो। सपोज एक फैकल्टी इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया और वो आगे फ्यूचर में चल के आप टीचिंग को अपना करियर ऑप्ट कर रहे हैं, और अगर वो भी चाहते हैं कि मुझे अच्छा वर्क प्लेस मिले, मुझे अच्छी ग्रोथ मिले, मुझे अच्छा करियर एडवांसमेंट हो, वो कैसे होगा जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा रिसर्च करने के लिए, टीचिंग के लिए, एक अच्छे माइंडसेट के साथ। अगर वो चीजें नहीं मिल रही तो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज फॉर हिम ऑल्सो आफ्टर ज्वाइनिंग दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। अगर रैंक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और रैंक में फेयरनेस नहीं है, तो इट शुड बी चेक्ड फ्रॉम द कोर्ट साइड, और एनआरएफ को खुद भी देखना चाहिए इन चीजों को। सो मैं इस न्यूज को कल मैंने पढ़ा था, तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, एंड दैट वाज ऑल इन टुडेज सेशन। और अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वी विल लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल, यू पीपल एज वेल, कि आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इवन यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन 9430737178 पे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूजीसी नेट प्रिपरेशन, और अगर आपकी इस जर्नी में कोई प्रिपरेशन जर्नी में अगर कोई इशू आ रहा है, यू कैन गिव अस अ कॉल एंड कॉन्टैक्ट, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू पीपल ओवर देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप एमिंग, कीप एस्पायरिंग एंड कीप अचीविंग।